नमस्कार दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर, ये वीडियो देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं शिवसेना के नेता संजय राउत को, जो अपने समर्थकों को अपना गमछा दिखा रहे हैं, हिला रहे हैं। जी हां, ये वो मंजर था जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी उनको 9 घंटे की पूछताछ करके ले जाती है अपने दफ्तर और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और वीडियो करीब 20 सेकंड का वीडियो है, अपने स्क्रीन पर देखिए। उनकी मां उनसे गले लगकर रो रही है। यह बस उस लम्हे से ठीक पहले का है जब प्रवर्तन निदेशालय संजय राउत को पकड़कर ले जाती है अपने दफ्तर और वहां पर गिरफ्तार करती है। मामला है पात्रा चावल मामला, और संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं। यानी कि मोदी सरकार की ईडी की बेपनाह ताकत की एक और मिसाल। मगर बात सिर्फ संजय राउत की गिरफ्तारी की नहीं है दोस्तों, एक और खबर हुई है। कांग्रेस के 3 विधायक पकड़े जाते हैं पश्चिम बंगाल में और उनके पास से कथित तौर पर 50 लाख रुपए मिलते हैं। एक विधायक कुमार जयमंगल सामने आता है और वो ये कहते हैं कि इन 3 विधायकों में से 2 ने उन्हें 10 करोड़ की लालच दी थी और साथ ही मंत्री पद, और इसके लिए इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक उन्होंने दोष मढ़ा है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर। यह कहा गया है कि बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप हैं उन्होंने फरमान जारी किया है कि झारखंड की सरकार को किसी भी कीमत पर तोड़ना है। यह खबर क्या है मैं आपको बाद में बतलाऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं संजय राउत। जी हां, ईडी की असीम कृपा विपक्ष के लोगों पर लगातार बनी हुई है। मैं आपको सबसे पहले यह बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह पूरा मामला क्या है, खबर क्या है। कथित भूमि घोटाले मामले में 6 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत को आधी रात को गिरफ्तार कर लिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि अधिकारियों ने कहा है कि संजय राउत ने जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। बताते चलें कि ईडी के अधिकारी रविवार सुबह 7 बजे शिवसेना नेता संजय राउत के आवास पर पहुंचे थे। राउत से पात्रा चाल भूमि घोटाला मामले में पूछताछ हो रही है। जांच एजेंसी की टीम के साथ सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद थे। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य राउत को मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया जाएगा 11 बजे, जहां ईडी उनकी हिरासत मांगेगी। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी संजय राउत से पूछताछ हो चुकी है। इस तारीख पर गौर कीजिए, तारीख है 1 जुलाई को, जब इनसे 10 घंटे के लिए पूछताछ हुई थी। उसके बाद उन्हें फिर से समन भेजा गया था 20 जुलाई को, मगर संजय राउत ने कहा था कि वो संसद में मौजूद हैं, इसलिए वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हो सकते। नतीजा, ईडी उनके घर पहुंचती है, करीब 9 घंटे उनसे पूछताछ करती है और फिर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। मैं आपको बता दूं, इस पात्रा चाल मामले में इससे पहले संजय राउत पर दोहरा हमला पहले हो चुका है। नंबर 1, उनके निहायत ही करीबी प्रवीण राउत की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनकी जो पत्नी है वर्षा राउत, उनकी तमाम संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया था। तो दबाव संजय राउत पर पहले से था और जैसे ही संजय राउत गिरफ्तार होते हैं, ईडी उन्हें हिरासत में लेती है तो वो ट्वीट करते हैं, और वो ट्वीट क्या है आपके स्क्रीन पर। उन्होंने ईडी की कार्रवाई के कुछ ही देर बाद ट्वीट किया, मैं दिवंगत बाला साहब ठाकरे की सौगंध खाता हूं कि मेरा किसी घोटाले से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने लिखा, मैं मर जाऊंगा लेकिन शिवसेना का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पूर्व अघाड़ी सरकार से जुड़े 3 नेताओं की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। अनिल देशमुख, नवाब मलिक और अब संजय राउत को जांच में असहयोग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी गए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की बेपनाह ताकतों को चुनौती दी थी और कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय बगैर जांच किए किसी की भी संपत्ति कुर्क कर सकती है और गिरफ्तार भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके याचिका को खारिज कर दिया था, यानी कि ईडी की बेपनाह ताकत बनी हुई है और इसी के चलते जांच में असहयोग के मामले में संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यहां सवाल उठना लाजमी है
कि क्या प्रवर्तन निदेशालय की मेहरबानी सिर्फ गैर भाजपा नेताओं पर है? क्योंकि आप जानते हैं कि संजय राउत ने आड़े हाथों लिया था भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उग्र बयानात देने वालों में संजय राउत सबसे आगे थे। बात यहां नहीं रुकती। संजय राउत इससे पहले आरोप लगा चुके हैं कि उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो उस वक्त की जो अघाड़ी सरकार है उसे अस्थिर करें, और अब आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तो यह मामला है दोस्तों संजय राउत की गिरफ्तारी का, और दूसरा मामला आपकी स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस की खबर, अवैध कैश 3 झारखंड एमएलएस को गिरफ्तार किया जाता है। उनका एक और सहयोगी कुमार जयमंगल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर आरोप लगाता है खरीद फरोख्त का। यह मामला क्या है दोस्तों? मामला यह है कि कांग्रेस के 3 विधायक पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार होते हैं, और उनके पास कई लाखों रुपए, जिनके बारे में वो कुछ नहीं बता पा रहे होते हैं। और वो 3 लोग कौन है गिरफ्तार हुए हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उनके नाम हैं इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सिल कोंगारी। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के एक और एमएलए हैं कुमार जयमंगल। उन्होंने रांची में पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, और उस शिकायत में उन्होंने क्या बातें कही मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि इनमें से 2 विधायक इरफान अंसारी और राजेश कश्यप उनके पास आते हैं और उन्हें 10 करोड़ का लालच देते हैं, और ये कहते हैं कि हमारी मदद कीजिए झारखंड के अंदर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने की, हमारी मदद कीजिए, और उसके बदले में हम आपको स्वास्थ्य मंत्री बनाएंगे नई सरकार में। बात यहां नहीं रुकती। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक वो कटघरे में रखते हैं इस शख्स असम के मुख्यमंत्री को, और वो ये भी कहते हैं कि इन 2 विधायकों ने उन्हें यह भी आश्वासन दिया था कि उन्हें वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से मिलाएंगे, और इस ऑपरेशन लोटस को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप ने दिया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों समानांतर तौर पर झारखंड पे क्या चल रहा है। आपके स्क्रीन पर आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल इस वक्त गिरफ्त में है। पूजा सिंघल पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, और उन पर जो आरोप हैं भ्रष्टाचार के, वो सिर्फ जेएमएम के कार्यकाल के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। जब रघुवर दास की सरकार हुआ करती थी, यानी कि जब बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, तब भी उन पर कई घोटालों में संलिप्त होने का आरोप है। मगर वो जितने भी आरोप थे उस पर जांच एजेंसीज कुछ नहीं बोल रही हैं। तो एक तरफ पूजा सिंघल के जरिए दबाव बनाया जा रहा है हेमंत सोरेन पर, जो कि झारखंड के सीएम हैं, और अब एक और मामला जिसका पर्दाफाश कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस कर रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा किन धाराओं में यह मामला दर्ज हुआ। इंडियन एक्सप्रेस कहता है अ केस हैज बीन लॉन्च्ड एट पांचला पुलिस स्टेशन अंडर आईपीसी सेक्शन 420 चीटिंग, 120B criminal conspiracy, 171E bribery and 34 common intent and section 8/9 of the Prevention of Corruption Act। इन धाराओं में यानी कि सेक्शन 420, 120B, 171E और 34, जिसमें मैं आपको बतला दूं घूस देने के मामले हैं, आपराधिक साजिश का मामला है, चीटिंग का मामला है, और इसी के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस पर हेमंत बिस्व शर्मा ने पलटवार किया है दोस्तों। हेमंत बिस्व शर्मा इस पर क्या कह रहे हैं मैं आपको बतलाना चाहता हूं। उनका कहना है कि बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि जयमंगल ने यह कहा कि उन्हें 3 एमएलएस की जरूरत थी मुझ तक पहुंचने के लिए। जयमंगल मुझे जानते हैं, और यही नहीं, जयमंगल के पिता को भी मैं जानता हूं। उन्होंने कहा कि मुझसे सिर्फ झारखंड के कांग्रेस एमएलएस नहीं मिलते, मुझसे कांग्रेस के कर्नाटक, महाराष्ट्र के तमाम जो एमएलएस हैं वो उनसे मिलते रहते हैं और रोजमर्रा के लेवल पर उनसे संपर्क में रहते हैं। यह बात कोई और नहीं दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जब भी उन्हें कांग्रेस आलाकमान से कोई शिकायत होती है इन कांग्रेस एमएलएस को, तो वो हेमंत बिस्व शर्मा से बात करते हैं।
अब हेमंत बिस्व शर्मा तो कटघरे में हैं ही, बीजेपी के लिए भी जबरदस्त शर्मिंदगी का सबब साबित हो रहा है और अब वो इस मामले को ईडी और सीबीआई के सुपुर्द करना चाहती है। अब सब जानते हैं कि ईडी और सीबीआई किसके अंतर्गत काम करती है, तो ऐसे में अगर सवाल भारतीय जनता पार्टी पर ही होगा तो क्या इसकी जांच होगी? क्या कहते हैं पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे आपके स्क्रीन पर? कहते हैं कि झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों के पास भारी मात्रा में कैश पकड़ने की जांच सीबीआई और ईडी को अपने हाथों में लेना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार वर्तमान झारखंड सरकार ने कांग्रेस तोड़ने की साजिश रची। ये पैसा झारखंड में टेंडर मैनेज करने का है, भ्रष्टाचार। कितना अजीबोगरीब बयान है। झारखंड में तो जेएमएम और कांग्रेस साझेदार हैं, तो फिर जेएमएम कांग्रेस को क्यों तोड़ेगी? अब इस पर मेरे दोस्त और वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा की एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। दीपक शर्मा लिखते हैं, जानकार कह रहे हैं कि पहली बार ऑपरेशन लोटस की रंगे हाथ कलई खुली है। कैश तो सोरेन सरकार गिराने के लिए दिया गया था। सुना है तीनों विधायक पहली किस्त लेकर लौट रहे थे और धरे गए। दुबे जी सीधे कहिए कि मामला ईडी सीबीआई को सौंप दिया जाए जिससे एक बड़ी साजिश पर पर्दा डाला जा सके, कह रहे हैं मेरे दोस्त दीपक शर्मा। दीपक शर्मा इस देश के बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स में दोस्तों, इसलिए जो ये बात कहते हैं उन पर गौर किया जाना चाहिए। और इस पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भी तंज कसा है। आईपी सिंह क्या कह रहे हैं निशिकांत दुबे के उस बयान के जवाब में? देश का एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट भाजपाई दलाल का सुझाव है कि ऑपरेशन लोटस का नकाब ना उठे, इसे जल्दी से ईडी सीबीआई अपने हाथ में ले ले। देश भर में विपक्ष की सरकार बीजेपी गिरा देना चाहती है। बंगाल सरकार और झारखंड सरकार इस मामले को अपने हाथ में रखे और पर्दाफाश करे। आपको याद होगा दोस्तों, न सिर्फ झारखंड सरकार बल्कि मिथुन चक्रवर्ती ने यह तक कहा था कि टीएमसी के 38 विधायक हमसे संपर्क में हैं, खेला होबे। यानी कि ये सपने देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में भी सरकार को गिराने को। ये भूख जो है ना बीजेपी की दोस्तों, ये कभी कम होने का नाम नहीं लेती। ये तमाम सवालात हैं दोस्तों जिनके जवाब दिए जाने बाकी हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या देश को विपक्ष से मुक्त रखना चाहती है? चाहे संजय राउत की गिरफ्तारी हो या अब ये सनसनीखेज खबर जिसमें 3 कांग्रेसी विधायक मिलते हैं, इनके पास 50 लाख रुपए, और एक और कांग्रेसी विधायक कुमार जयमंगल यह आरोप लगाता है कि ये लोग उन्हें घूस दे रहे थे, रिश्वत दे रहे थे और उस पर दबाव डाल रहे थे कि वो झारखंड की सरकार को अस्थिर करें। और कटघरे में कोई और नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक कटघरे में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं। इस मुद्दे पर क्या कहना है कांग्रेस का आपकी स्क्रीन पर? पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोस्तों, और उनका कहना है कि भाजपा जिन राज्यों में चुनाव के जरिए अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाती है वहां किस तरह के हथकंडे अपनाती है, किस तरह पैसे खर्च करती है, किस तरह सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करती है, आपको इस तरह के कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर क्या कहा है आपके स्क्रीन पर? झारखंड में भाजपा का ऑपरेशन लोटस आज की रात हावड़ा में बेनकाब हो गया। दिल्ली में हम 2 का गेम प्लान झारखंड में वही करने का है जो उन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ देवेंद्र यानी ईडी की जोड़ी से करवाया। अब जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, झारखंड में कांग्रेस के उन 3 एमएलएस की गिरफ्तारी हुई और ये किसने गिरफ्तारी की? ममता की सरकार ने की है। इस पर तृणमूल कांग्रेस की पार्टी से सांसद डेरेक ओब्रायन ने क्या कहा है जयराम रमेश को आपके स्क्रीन पर? उन्होंने कहा सोमवार सुबह 11 बजे क्यों ना संसद के अंदर हम 2 को एक्सपोज करें। जिस हम 2 का जिक्र जयराम रमेश ने अपने इस ट्वीट में किया है, डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि क्यों ना हम उनका पर्दाफाश संसद में 11 बजे करें। देखिए दोस्तों,
मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि झारखंड के अंदर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं। हमारे सामने कर्नाटक की मिसाल है, जहां कथित तौर पर एक ऑडियो आया था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा किसी से फोन पर कथित तौर पर बात कर रहे थे और कह रहे थे तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। कांग्रेस के एक विधायक से बात कर रहे थे, हम आपको करोड़ों रुपए देंगे। ऐसे ढेरों प्रमाण सामने भर कर आए हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिरती है और शिवराज सिंह चौहान क्या कहते हैं, एक सभा में कहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय की नाक का सवाल था, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक कैसे कटने देते, सरकार को तो गिराना ही था। यानी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने का फरमान किसी और की तरफ से नहीं, बकौल शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से था। ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं जहां विपक्ष की सरकारों को इसी तरह से साम दाम दंड भेद से गिराया जा रहा है। महाराष्ट्र की तो पूरी सरकार ईडी के डर से गिर गई। और अजीबोगरीब बात है दोस्तों, 30-35 दिन होने वाले हैं और क्या आप जानते हैं 30-35 दिन गुजरने के बावजूद अब तक महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल नहीं बना है। सिर्फ 2 मंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, मगर अब तक एक भी मंत्री नहीं बना है। एकनाथ शिंदे हर 5 दिन दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये हालत हो गई है महाराष्ट्र के अंदर सरकार की। ये तमाम सवालात हैं जिनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। यकीनन विपक्ष एक बहुत कठिन चुनौती का सामना कर रहा है, मगर हमें एक और सवाल पूछना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस के विधायक, सांसद, नेता इतनी आसानी से फिसल जाते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, इरफान अंसारी हो, राजेश कश्यप हो, पूरे की पूरी मध्य प्रदेश हो, ये इतनी आसानी से कैसे फिसल जाते हैं मैं समझना चाहता हूं। देखिए, कई मामलों में तो मैं समझ सकता हूं कि ईडी की धमकी होती है, जांच एजेंसीज की धमकी होती है, मगर कई जगहों पर इन धमकियों के अलावा भी वो लोग फिसल जाते हैं। यानी कि विपक्ष को भी अपने गिरेबान में झांकना होगा और इसके अलावा कुछ नहीं। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।